तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट की यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर स्टरलाइजेशन से रिलेटेड मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर 5 मेथड कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और सबसे लास्ट वन मेथड हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन के लिए है ना शेष छोड़ा था, जिसके अंदर केमिकल या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो कोल्ड स्टरलाइजेशन भी हम इसको क्या करते हैं बोलते हैं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हमें स्टरलाइजेशन का सबसे लास्ट वन, सबसे यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा लार्ज स्केल के तौर पर जो यूज किया जाने वाला मेथड है उसके बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, केमिकल मेथड होता है ना, यानी कि स्टरलाइजेशन के वैसे तो बहुत सारे मेथड है ना, जिसमें जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वहां पर जो प्रीवियस क्लास के अंदर क्लास नंबर जो फर्स्ट इससे पहले जो हमने अपलोड की है उसके अंदर अपन ने यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बता भी दिया है कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे रेडिएशन हो गया, ठीक है। रेडिएशन के अलावा एक ड्राई हीट, एक हो गया मोस्ट हीट, ठीक है, और एक हो गया फिजिकल मेथड, ठीक है। और नंबर 5 है ना, जो कि जैसे अपन बोल सकते हैं ईटीओ वगैरह, है ना, गैस स्टरलाइजेशन बोलते हैं जिसको। ये 5 मेथड हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। रेडिएशन के थ्रू, है ना, गामा रेडिएशन के थ्रू गामा रेज एंटर करवा के, और उसके बाद में 1 साल तक जो भी डिस्पोजेबल आइटम है, पैक्ड आइटम है, उनको हमें जैसे ब्लेड वगैरह हो गया, हाइपोडर्मिक नेडल वगैरह होगी, उसको यहाँ पर स्टरलाइज कर सकते हैं। ड्राई हीट का हॉट एयर ओवन के साथ बताया था। मोस्ट हीट स्टीम अंडर प्रेशर ऑटोक्लेव 3 से 7 दिन तक रख सकते हैं। 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो रबर मटेरियल को नहीं करते, लेकिन जो रीयूजेबल जो अपने दस्ताने होते हैं हाथ के, है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसको हमें ऑटोक्लेव कर सकते हैं। बाकी कोई भी रबर मटेरियल ऑटोक्लेव के अंदर स्टरलाइज नहीं होगा। अगर फिजिकल मेथड की बात करते हैं तो बॉइलिंग के द्वारा, इसके अलावा सनलाइट के द्वारा हो सकता है, या फिर फ्लेम के द्वारा होता है ना। गैस स्टरलाइजेशन की बात करें तो एक तो होता है यहाँ पर ईटीओ, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेलिन के द्वारा, या फिर अपन बोल सकते हैं इकोसिल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईटीओ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सबसे बेस्ट मेथड, सबसे कन्वीनियंट मेथड माना जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है मोस्ट इफेक्टिव मेथड यहाँ पर गैस स्टरलाइजेशन का कौन सा, ईटीओ मेथड माना जाता है। और अभी सबसे अपडेटेड कौन सा, दैट इज इको, है ना, यहाँ पर इको सील्ड भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ईटी ट्यूब वगैरह, बेल सर्किट वगैरह, वेंटिलेटर सर्किट होता है। तो ये जो मटेरियल जो प्लास्टिक के रीयूजेबल हैं, है ना, उनको हम किसके द्वारा, ईटीओ के द्वारा स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना 5 मेथड हमने डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कर लिया था। और क्वेश्चन आएगा ना तो इससे डीप नहीं आएगा, ये बिल्कुल आप कंफर्म 110% मानना कि इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम यहां से केमिकल्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि कौन कौन से केमिकल हैं जो हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, हेल्थ केयर प्रैक्टिस के अंदर स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। चलो, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबका सिरमौर जिसको हम बोलते हैं ना, वो है सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड साइडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, साइडेक्स। अब एक बात बताओ, साइडेक्स का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन है ये, साइडेक्स का दूसरा नाम है 2% ग्लूटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, 2% ग्लूटाल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरी बात है, ये एक ऐसा केमिकल है जो 100%, है ना, क्या प्रोवाइड करवाता है, 100% स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा यदि हम स्टरलाइज करते हैं तो उसको फिर सेकंड स्टेप किसी और से स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है। दूसरी बात,
अब यहां पर यदि अपन इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, अगर 30 मिनट है ना, अगर 30 मिनट यदि साइडेक्स के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिप करके है ना अंदर रखते हैं, तो ये काम करेगा किसकी तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह। मतलब अगर कोई भी आर्टिकल 30 मिनट तक अगर स्टरलाइज हुआ है तो उसका होगा डिसइंफेक्शन होगा, है ना। स्टरलाइज होने के लिए यहां पर 4 है ना 24 आवर्स है ना किसके लिए चाहिए, कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए। कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए कितना चाहिए, कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए 24 घंटे साइडेक्स के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिप करना चाहिए या बिल्कुल उसको डुबाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर यदि अपन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी स्कोप है ना, जितने भी स्कोप हैं वो सारे के सारे किससे होते हैं, साइडेक्स से ही स्टरलाइज होते हैं। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एंडोस्कोप, ठीक है, या फिर प्रोक्टोस्कोप, या फिर सिस्टोस्कोप, या फिर सिग्मोइडोस्कोप। क्लियर है, तो इसका मतलब समझिए, जितने भी एंडोस्कोप हो गया, इसके अलावा प्रोक्टोस्कोप हो गया, सिस्टोस्कोप हो गया, ठीक है, या फिर अपन सिग्मोइडोस्कोप, जितने भी स्कोप होते हैं ना, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सबको 2% है ना 2% ग्लूटाल्डिहाइड के अंदर डिप करके रखते हैं, कितना, 24 आवर्स के लिए, ताकि कंप्लीट यहां से क्या होगा, कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए। और यदि 30 मिनट रखते हैं ना तो क्या होगा, उसका डिसइंफेक्शन होगा, है ना, क्या होगा, डिसइंफेक्शन होगा। क्लियर है, ये चीज याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट है कि यहां से यदि हम देखेंगे ना तो जो HIV के द्वारा, HIV पेशेंट के द्वारा यूज किए गए आर्टिकल या बर्तन, ठीक है, को भी स्टरलाइज साइडेक्स से ही करते हैं, साइडेक्स से ही करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है, कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है और उसके द्वारा अगर कोई बर्तन यूज किया गया ना, उसको भी स्टरलाइज किसके द्वारा करते हैं, साइडेक्स के द्वारा ही करते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर ये साइडेक्स के बारे में पूछा जाता है और ये टाइम ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 मिनट तक अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिप करके डुबो के रखते हैं तो उसका डिसइंफेक्शन होगा, स्टरलाइजेशन नहीं होगा। अगर 24 आवर्स तक यदि हम उसको डिप करके रखते हैं तो उसका कंप्लीट स्टरलाइजेशन होगा। ऐसा सिंगल एक ये केमिकल होता है जो 100% स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करवाएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। क्लियर है। दूसरी बात, जितने भी स्कोप होते हैं वो इसी के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे तो ये आता है ना, HIV पॉजिटिव पर्सन है और उसके द्वारा अगर कोई बर्तन यूज किया जाता है ना तो उसको भी स्टरलाइज किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर साइडेक्स के द्वारा, ठीक है। और एक और बात है, यदि अपन यहाँ पर देखेंगे ना, एक आपने सुना होगा ET ट्यूब, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ET ट्यूब है ना, वो किसके द्वारा स्टरलाइज की जाती है, तो याद रखना, एक तो होता है ETO, है ना, इथाइलिन ट्राई ऑक्साइड, और एक यहां पर होता है साइडेक्स। तो यहां पर प्रायोरिटी के बेस पर देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या है, ETO है। जब ET ट्यूब का स्टरलाइज किया जाता है, स्पेशल क्वेश्चन बनता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसका, ETO का रखेंगे, और सेकंड प्रायोरिटी के बेस पर कौन सा आता है, वो यहाँ पर 2% ग्लूटाल्डिहाइड या फिर साइडेक्स ही आएगा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो केवल और केवल किसके अंदर, साइडेक्स के थ्रू यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा और भी केमिकल हैं जो यहाँ पर 1 बाय 1 है ना एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां से थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियस होकर क्लास को कंटिन्यू करना। नंबर दूसरा, दैट इज 1% सोडियम
हाइपोक्लोराइट हो गया। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो आपको पता होगा यहां पर जो भी ब्लड स्पिल होता है ना, ब्लड स्पिल फ्रॉम फ्लोर, ठीक है ना, तो इसको भी मैनेज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, यही यूज किया जाएगा। यानी कि ब्लड अगर स्पिल हो गया फ्लोर से, तो इसको मैनेज करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज करेंगे। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर फ्लोर के ऊपर, है ना, अगर फ्लोर के ऊपर मर्क्यूरी यानी कि पारा, समझ रहे हो ना, मर्क्यूरी या फिर जो पारा होता है, अरे थर्मोमीटर अगर टूट जाता है, उसका मर्क्यूरी या फिर पारा जो अंदर स्टीम के अंदर भरा होता है, अगर वो फर्श में गिर गया, तो उसकी मोपिंग के लिए, है ना, इसकी भी मोपिंग, मोपिंग का मतलब क्या होता है, उसको समेटना, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वही 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया। एक और बात यहां से, अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है ना, HIV पॉजिटिव पर्सन है, और कोई अगर कोई बर्तन यूज किया गया, कोई बर्तन यूज किया जाता है, तो इसका भी स्टरलाइजेशन, है ना, बर्तन है ना, तो इसका भी स्टरलाइजेशन किसके द्वारा होगा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा ही होगा, द्वारा ही होगा। ये थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर है। अगर HIV पॉजिटिव पर्सन है, उसके द्वारा बर्तन को यूज किया गया, ठीक है ना, तो इसका भी स्टरलाइजेशन किसके द्वारा होगा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आप बोलोगे कि सर थोड़ी देर पहले साइडेक्स के अंदर भी बताया था, हाँ दोनों यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, दोनों यूज करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड भी और 2% ग्लूटाल्डिहाइड। इसके बाद नंबर 3 आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं KMNO4, KMNO4, है ना, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। तो याद रखना यहां पर, ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम आता है, और यहां से मुंह को साफ करने के लिए, है ना, ओरल क्लीनिंग, ओरल क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। और ओरल क्लीनिंग के अंदर जो इसका प्रोपोर्शन होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1:5000 रेशियो के अंदर ये यूज की जाती है, याद रखना, ठीक है ना। जब माउथ क्लीनिंग या ओरल क्लीनिंग करते हैं, तो जो KMNO4 है ना, उसका कितना रेशियो, 1 कितना 5000, ये रेशियो हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, HIV पॉजिटिव अगर पर्सन है ना, तो इसके जो बर्तन होते हैं उनको भी स्टरलाइज किसके द्वारा, KMNO4 के द्वारा कर सकते हैं। बोलोगे सर ये तो 3 आ गया, चलो यहां से एक क्वेश्चन हम लगा लेते हैं कि चलो एक क्वेश्चन लगाएंगे यहां पर, थोड़ा ये देखो, KMNO4 वाटर प्यूरिफिकेशन के काम आता है। सेकंड वन, अगर ओरल क्लीनिंग करनी होगी तो कितना रेशियो होगा, 1:5000 रेशियो के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा यहां पर देखेंगे HIV पॉजिटिव पर्सन अगर बर्तन अगर यूज कर रहा है ना, तो उसका भी डिसइंफेक्शन किसके द्वारा कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं किसके द्वारा, KMNO4 के द्वारा। तो यहां से हमने देखी सबसे पहले साइडेक्स, इसके बाद में दूसरा 1% हाइपोक्लोराइड, और इसके अलावा हमने देखा यहां पर KMNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि, है ना, क्वेश्चन ये है HIV पॉजिटिव, है ना, पर्सन है, और इसके बर्तनों का, इसके द्वारा यूज किए गए आर्टिकल्स का, इसके द्वारा यूज किए गए आर्टिकल्स का स्टरलाइजेशन किसके द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं। अब बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तीनों आ गए, है ना। ऑप्शन के अंदर सबसे पहले है साइडेक्स, दूसरा है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, तीसरा है KMNO4, और ऑप्शन 4 है दैट इज ऑल ऑफ अबव,
अब यहां पर सही आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी यहां पर साइड एक्स को, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, तो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी यहां पर किसको, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, और थर्ड प्रायोरिटी के तौर पर हम यूज करते हैं किसको, KMnO4 को। क्लियर हो गया। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, साइड एक्स को, 2% ग्लूटाल्डिहाइड, सेकंड प्रायोरिटी सोडियम हाइपोक्लोराइड, और थर्ड प्रायोरिटी के तौर पर हम क्या यूज करते हैं, KMnO4। तो क्लियर है। तो यहां से ये जो कंफ्यूजन था वो भी क्या हो गया, दूर हो गया। अब हम इसके अलावा बात करते हैं नंबर 4, है ना। तो यहां पर आता है ना, हैंड सैनिटाइजर, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना, एल्कोहल यूज करते हैं। एल्कोहल के अंदर मोस्ट कंपोजिशन कितना होता है, 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। दूसरी बात, सबसे क्विक, सबसे फास्ट, है ना, डिसइंफेक्टेंट है ना, फास्टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना, कौन सा है, दैट इज एल्कोहल। सबसे फास्ट मतलब यहां पर कितना, अगर अपने को हैंड रब, है ना, यूज किया जाता है किसके रूप में, एज हैंड रब के रूप में यूज किया जाता है, और मैक्सिमम टाइम चाहिए यहां पर 15 से 20 सेकंड। कितना चाहिए, 15 से 20 सेकंड के अंदर लिया, और पूरा लगाने के बाद में क्वेश्चन भी आया था, और सुखा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल के रूप में सबसे फास्ट डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये जाना जाता है, जो हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है, और इसको एज हैंड रब के रूप में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 5 आता है, जिसको हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं इसको, फिनोल। और फिनोल का दूसरा नाम यदि हम बोले तो कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। क्लियर है। जो कार्बोलिक एसिड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग, है ना। यहां से अगर अपन बोले स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल, सबसे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजेशन के लिए जो केमिकल होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन में यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर यहां से फ्लोर को साफ करना हो, फ्लोर का मतलब वही, है ना, अगर फ्लोर को क्लीन करना हो, स्टरलाइज करना हो, तो ये होता है 1:100 की प्रोपोर्शन के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर यहां से ओटी के अंदर है ना, यदि इन ओटी, तो याद रखना कितना सॉल्यूशन होता है, कितना कंसेंट्रेशन, 10% कार्बोलिक एसिड होता है, और यहां पर टाइम ड्यूरेशन होगी 3 मिनट। कितना होता है, 3 मिनट होता है। क्वेश्चन आता है, कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनोल होता है ना, कार्बोलिक एसिड के रूप में तो यूज किया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल होता है जिसके द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाएगा। अगर फ्लोर क्लीनिंग होगी तो 1:100 का होगा। अगर ओटी या आईसीयू के अंदर होता है ना, तो 10% यहां पर यूज किया जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 3 मिनट का। क्लियर है। तो यहां से हमने देखा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इसके साथ में यहां पर कौन सा, फिनोल, या फिर फिनोल को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कार्बोलिक एसिड। क्लियर है। अब हम यहाँ पर और यदि हम चर्चा करें तो नंबर 6 के साथ, है ना, यहाँ पर आता है H2O2, है ना, और इसका नाम है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्रोक्साइड किसके रूप में यूज किया जाता है, ये होता है एक तो कान को साफ करने में, कान को साफ करने में यूज होता है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो घाव को साफ करने में, घाव को साफ करने में। क्लियर हो गया। तो यहां से घाव को साफ करने में, और यदि इसका कंपोजिशन की यदि अपन बात करें, है ना, कंपोजिशन की यदि अपन बात करते हैं तो ये होता है 1:8। क्वेश्चन आता है,
ठीक है, कितना होता है यहाँ पर 1:8। ठीक है, मतलब अगर घाव को साफ करते हैं तो वो कंपोजिशन अलग होगा। यहां पर यदि अपन माउथ को क्लीन करते हैं, है ना, माउथ क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, तो कंपोजिशन 1:8 होता है। इसके बाद नंबर 7 की यदि अपन बात करते हैं तो आता है बीटाडिन। कौन सा होता है? बीटाडिन। ठीक है, बीटाडिन को हम पोविडिन आयोडीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोविडिन, पोविडिन आयोडीन। क्लियर है? दूसरी बात, पोविडिन आयोडीन है ना, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, यह क्या है? यह है सबसे ज्यादा, एक तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग था कौन सा? फिनोल। और 100% कौन सा था? साइडेक्स। और यह है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, यूज किया जाने वाला डिसइंफेक्टेंट या फिर केमिकल। लेकिन कहां यूज करते हैं? इन हॉस्पिटल। ठीक है ना, कहां करते हैं? इन हॉस्पिटल। यह सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केमिकल है, केमिकल है ना, है। और कहां पर है? हॉस्पिटल। घर में नहीं, डोमेस्टिक पर्पज से नहीं होगा, हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो केमिकल है, जो कि एज ए डिसइंफेक्टेंट या फिर स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? बीटाडिन। बीटाडिन के यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 2.5% होगा, है ना, थोड़ा सा समय ना, अगर ओरल क्लीनिंग करनी हो, ठीक है, अगर मुंह को साफ करना है तो कितना? 2.5% होता है, 2.5%। क्लियर हो गया? और यदि अपने को घाव को साफ करना हो, हाँ, यानी कि वुंड क्लीनिंग, यहां से समझना, वुंड को यदि क्लीन करना है तो होगा कितना? 5%। क्लियर है? यदि स्क्रब करना है, स्क्रब का मतलब ओटी से पहले, ठीक है ना, ओटी से पहले उस पूरे एरिया को साफ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रब। तो यदि स्क्रब करते हैं तो कितना कंपोजिशन? 7.5% होता है। और एक और बात, जैसे प्राइमरी 7.5 से सर्जिकल साइट को स्क्रब किया, उसके बाद में जो फाइनल पेंटिंग की जाती है ना बीटाडिन की लेयर की, उसके अंदर यूज करते हैं, यानी कि फाइनल पेंटिंग या फिर फाइनल लेयर ओवर स्क्रब। ठीक है ना, स्क्रब के ऊपर जो फाइनल लेयर जो की जाती है ना, वो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर आयोडीन होता है ना, इसकी वजह से एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहां से ओरल क्लीनिंग में 2.5%, वुंड क्लीनिंग के लिए 5% और स्क्रब के लिए 7.5, और फाइनल लेयर ऑपरेशन से पहले पहले तो स्क्रब किया 7.5 से, फिर उसके ऊपर से पूरे एरिया को एकदम पूरा बीटाडिन 10% से बिल्कुल एकदम क्या कर दिया जाता है? पूरे लेयर, पूरे एरिया के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं फाइनल लेयर ओवर द स्क्रब, है ना। ये स्क्रब के ऊपर वो कितना होता है? 10%। क्लियर हो गया? तो यहां से हमने देखा H2O2 और इसके अलावा किसके बारे में? बीटाडिन के बारे में, जो कि हमें स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं। तो यहां से हमने देखे लगभग 7 एलिमेंट, है ना। अब हम बात करते हैं यहां से नंबर 8। ये तीनों एक जैसे हैं, जैसे लाइजोल, डिटोल और सेवलॉन। क्लियर हो गया? लाइजोल, डिटोल और सेवलॉन। जो लाइजोल होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा समझना यहां पर, जो लाइजोल होता है इसके अंदर क्या क्या होता है? ये होगा सेट्रीमाइड सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस में होता है सोप वाटर, साबुन का पानी और सेट्रीमाइड सॉल्यूशन का अगर मिक्स होता है ना तो उसको हम बोलते हैं लाइजोल। ठीक है, इसका कितना कंपोजिशन? ये वैसे तो वुंड केयर के लिए भी यूज होता है, ठीक है, सर्जिकल साइट को क्लीन करने के लिए भी, लेकिन यहां पर ये मोस्टली थर्मोमीटर को
क्लीन करने में यूज होता है और कंपोजिशन 1:40 आएगा। कितना आएगा? 1:40। ठीक है। डिटोल, यदि इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो डिटोल होता है ना, ये भी मोस्टली, है ना, सबसे पहली बात है घरों में सबसे ज्यादा, घरों में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिसइंफेक्टेंट क्लियर हो गया? कौन सा होता है? डोमेस्टिक। क्लिनिकल पर्पज से कौन सा? बीटाडीन। डोमेस्टिक पर्पज से कौन सा हो गया? देखो घरों के अंदर कौन सा है? डिटोल। इसके अलावा और यूज कहां पर होता है? वही किसको? थर्मोमीटर को, है ना। जो थर्मोमीटर होता है उसको क्लीन करने के लिए यहां पर वही सेम 1:40 का इसका प्रोपोर्शन रखा जाएगा दोनों का। क्लियर है? इसके बाद में आता है सेवलोन, है ना। सेवलोन के अंदर क्या होता है ये पूछा जा सकता है। एक तो क्या होता है? सेट्रीमाइड सॉल्यूशन, ठीक है, और इसके साथ में होता है क्लोरोहेक्सिडिन। ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का मिक्स होता है। क्या? सेट्रीमाइड सॉल्यूशन और क्लोरोहेक्सिडिन। देखो सेट्रीमाइड सॉल्यूशन क्या होता है? वो केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेट्रीमाइड सॉल्यूशन। तो सेट्रीमाइड सॉल्यूशन के साथ अगर क्लोरोहेक्सिडिन का मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? सेवलोन। सेट्रीमाइड सॉल्यूशन के साथ अगर सोप वाटर अगर मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर लाइजोल। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर यदि हम देखेंगे ना तो इसका भी यूज थर्मोमीटर हाँ को क्लीन करने में होता है और इसका कितना कंपोजिशन? 1:20 होता है। क्लियर है? 1:20 होगा। इसका 1:40, इसका भी कितना? 1:40। और ये लगभग होता है 5 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। क्लियर हो गया? तो यहां से हमने देखा लाइजोल, डिटोल और सेवलोन। हमने यहां पर केमिकल के बारे में डिस्कस किया, उसमें से सबसे फर्स्ट साइडेक्स, इसके बाद